बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आज हम उनके बाइनरी कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सिर्फ इसमें 2 किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम साइलेन को देखते हैं। साइलेन सिलिकॉन और हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड है। Silane SiH4 is formed when silicon chloride और सिलिकॉन। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं साइलेन की। जैसा अल्केन्स होते हैं ना, CH4 मीथेन होता है, CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4। इसी तरह सिलिकॉन के साथ 4 हाइड्रोजन लग जाएं तो वो साइलेन बन जाता है। तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? साइलेन इज़ फॉर्म्ड व्हेन सिलिकॉन क्लोराइड और सिलिकॉन फ्लोराइड रिएक्ट्स विद रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सिलिकॉन के साथ जो 4 क्लोरीन लगे हुए हैं या 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ये उतर जाते हैं और इनकी जगह हाइड्रोजन आके लग जाते हैं। इंडस्ट्रियली बड़े पैमाने पर सिलिकॉन कैसे बनाते हैं? साइलेन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पाउडर्ड सिलिकॉन लेकर उसके साथ हम सिलिकॉन से बनाते हैं। तो सिलिकॉन को क्या करते हैं? सिलिकॉन एलिमेंट को HCl के साथ ट्रीट करते हैं 620 केल्विन टेम्परेचर पे, तो SiHCl3 बन जाता है। अब इसको कैटलिस्ट के ऊपर से पास करते हैं तो SiHCl3 में कन्वर्ट होकर वो SiH4 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ SiCl4 बनता है। अब इसके यूजेस क्या हैं? पहला यूज़ है इसके रिएक्शंस में देखें साइलेन के, तो SiH4 इज़ अ सोर्स ऑफ प्योर सिलिकॉन। अब प्योर सिलिकॉन इसे हासिल होती है और वो कहाँ इस्तेमाल होती है? सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये सोलर सेल्स वगैरह बनाने में। इसी तरह दूसरा इस्तेमाल है साइलेन्स आर एक्सप्लोसिवली इनफ्लेमेबल इन एयर। अगर साइलेन को हवा में ओपन रखें तो वो बर्निंग होनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा यानी तेज़ी से बर्निंग होती है, तो एक्सप्लोड हो जाती है, फट जाती है। तीसरा क्या यूज़ है? साइलेन इज़ अ कलरलेस गैस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में हल नहीं होती ये जो गैस है, ये साइलेन, जिसका मीथेन भी गैस है CH4, तो SiH4 भी गैस है, छोटा मालिक्यूल है इसलिए। रिएक्ट्स रैपिडली विद अल्कलीज के साथ रिएक्ट करती है और कंपाउंड बनते हैं जिनमें हाइड्रोजन आ जाती है सिलिकॉन के साथ और मेटल आ जाता है, एंड फॉर्म्स कंपाउंड्स ऑफ द टाइप MSiH3। उसके बाद हम बाइनरी कंपाउंड्स देखते हैं, वो हैं हेलाइड्स। कार्बन के हेलाइड्स को देखते हैं। हेलाइड्स ये हाइड्राइड्स थे जिनमें हमने कार्बन के हाइड्राइड डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, तो सिलिकॉन का हाइड्राइड साइलेन डिस्कस किया है। अब हेलाइड्स आ जाते हैं और कम्प्लेक्स हेलाइड्स। कार्बन के हेलाइड्स बड़े मशहूर हैं। सबसे पहले ये देखते हैं जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स की तरह होते हैं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। तो कार्बन हेलाइड्स क्या हैं? द कार्बन टेट्राहेलाइड डिफर मार्कली फ्रॉम दोज ऑफ द बाकी जितने भी ग्रुप 14 के हेलाइड्स हैं उनसे कार्बन टेट्राहेलाइड्स डिफरेंट है। एंड डू नॉट फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद मेटल हेलाइड्स। कार्बन के मेटल के साथ मेटल हेलाइड्स के साथ कम्प्लेक्सेस नहीं बनते कार्बन के हेलाइड्स के। बाकी सारे ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स जो हैं उनके हेलाइड्स मेटल हेलाइड्स के साथ कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कार्बन के पास सिर्फ 2 शेल्स हैं और दूसरे शेल आखिरी है जिसमें d ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होता, लेकिन बाकी जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं उनमें d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से वो एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होने की वजह से उसमें कम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। तो कम्प्लेक्स बनने के लिए ऑर्बिटल एम्प्टी होना ज़रूरी है, लेकिन कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि उसके पास शेल्स ही 2 हैं और दूसरे शेल में d ऑर्बिटल नहीं होता, तीसरे शेल से शुरू होता है। The distinction has been attributed to the absence of d orbital in the valence shell of carbon. कार्बन के वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए ये कम्प्लेक्सेस नहीं बनाता। अब हम कार्बन के हेलाइड्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन टेट्राफ्लोराइड को डिस्कस करते हैं, कार्बन का फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड है। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपरेशन देख लेते हैं।
कार्बन टेट्राफ्लोराइड इज़ एक्सट्रीमली इनर्ट, ये इनर्ट है यानी रिएक्शन नहीं करता, और इसे तैयार करने के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड लेकर उसका रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवाते हैं। तो सिलिकॉन के साथ फ्लोरीन लग जाती है, वो भी साइड प्रोडक्ट बनता है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, और कार्बन के साथ फ्लोरीन मिलके कार्बन टेट्राफ्लोराइड बना दे, जो हमारा कंपाउंड अपना है मेन, वो बन जाता है। अब सिलिकॉन फ्लोराइड भी साथ बनी है, इसको कैसे रिमूव करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के ये रिमूव हो जाती है। एक और तरीका है आसान जो है, कन्वीनियंट लेबोरेटरी स्केल सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन कार्बन टेट्राफ्लोराइड इज़ फ्रॉम ग्रेफाइट फ्री कैल्शियम सियानामाइड। कैल्शियम सियानामाइड से हम बना सकते हैं। कैल्शियम सियानामाइड लेकर उसका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं और थोड़ी सी ट्रेस अमाउंट लेते हैं सीजियम फ्लोराइड की, ताकि NF3 ना बने रिएक्शन के दौरान, नाइट्रोजन जो है वो फ्लोरीन से रिएक्ट ना कर जाए जो बनी है रिएक्शन के दौरान। ये है प्रिपरेशन कार्बन टेट्राफ्लोराइड की, जो पहला कंपाउंड है, हेलाइड है कार्बन का। अब ये जितने भी हमारे पास हेलाइड्स हैं कार्बन के, इनकी अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है कि किस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है हेलाइड्स जो हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोरोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें फ्लोराइड्स हैं, कार्बन के साथ फ्लोराइड अटैच हैं, तो इनको कॉमनली हम फ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं कि कार्बन के साथ फ्लोरीन्स अटैच हैं। फ्लोरोकार्बन्स हैव बॉइलिंग पॉइंट्स क्लोज टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। जिसका CH4 है तो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट CF4 का है, क्योंकि फ्लोरीन का भी साइज़ छोटा है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो जिनसे ये बने हैं, जिन अल्केन से हाइड्रोकार्बन से ये बने उनके करीब है, लेकिन इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक मास ज़्यादा है हाइड्रोजन से। अगर फ्लोरीन अटैच होगी कार्बन के साथ तो वो विस्कस कर देगी, उसको गाढ़ा कर देगी। दे आर नंबर 2, फ्लोरोकार्बन्स आर इनर्ट टूवर्ड कंसनट्रेटेड अल्कलीज एंड एसिड्स। तो फ्लोरोकार्बन्स का कंसनट्रेटेड अल्कली और एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता, एंड डिज़ोल्व ओनली इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सिर्फ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं, क्योंकि फ्लोरोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। नंबर 2, फ्रियोन्स। अगला हेलाइड जो आ गया है कार्बन का, वो फ्रियोन्स हैं। फ्रियोन्स क्या चीज़ होती है? नंबर 2 पे फ्रियोन्स आ गए, पहले फ्लोरोकार्बन डिस्कस किए हैं, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, अब फ्रियोन्स आ गए हैं। फ्रियोन्स एक ऐसी नस्ल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें कार्बन के साथ क्लोरीन्स अटैच होते हैं और फ्लोरीन अटैच होते हैं और हाइड्रोजन अटैच होते हैं। सो फ्रियोन्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कार्बन के साथ क्लोरीन भी अटैच हैं, कार्बन चूँकि 4 बॉन्ड बनाता है, कई कुछ जगहों पे क्लोरीन अटैच है, कुछ जगहों पे फ्लोरीन अटैच है। या फिर क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स के कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, फ्लोरीन भी अटैच है और क्लोरीन भी अटैच है। तो कैसे बनाते हैं? क्लोरीन जो अटैच है उसको हटाकर फ्लोरीन लगा देते हैं। अब इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। इनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ करते हैं एक्सटेंसिवली। ये इस्तेमाल होते थे एरोसोल प्रोपेलेंट्स में, यानी जो स्प्रे वगैरह हैं या जो फुहार वगैरह बनाने के लिए, जैसा बर्थडे के ऊपर ऐसे वो बना लेते हैं झाग सी। तो एरोसोल प्रोपेलेंट्स के तौर पे एयर कंडीशन के पीछे जो गैस भरी होती है, जो कंप्रेस करती है और कूलिंग वाला प्रोसेस चलता है, उसमें यूज़ करते थे। फॉर्म्स ऑफ फर्निशिंग्स, वही फॉर्म झाग सी, वो फॉर्म ऑफ फर्निशिंग्स का मतलब है जो नई जितनी भी पैकिंग होती है मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक के इंस्ट्रूमेंट्स की और की हो, तो उनके अंदर जो झाग सी वाइट कलर की होती है उसको बनाने में। रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे यानी फ्रिज के पीछे जो कूलिंग करने के लिए गैस भरी होती है कंप्रेस करने के लिए, उसमें सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। और इनको अब इनका बहुत ज़्यादा इनके ऊपर त्वचा इनको रोका गया है इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को इस्तेमाल करने से। उसकी वजह क्या है? ये ओजोन लेयर को पतला करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ओजोन लेयर को ख़त्म करते जाते हैं, तो इसलिए इनका इस्तेमाल रोक दिया गया है। उसके बाद आ गया टेफ्लॉन्स, तीसरी जो टाइप है हेलाइड्स की। 2 इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फ्लोरो कंपाउंड्स। द मोनोमर फॉर द कमर्शियली नेम्ड टेफ्लॉन इज़ C2F4, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो इथीन होगी।
दोनों कार्बन जो हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है उनके साथ दो दो फ्लोरीन अटैच हैं, तो टेट्रा फ्लोरोईथीन इसका नाम होगा। जिसमें भी डबल बॉन्ड हो वो क्या चीज़ होती है, वो एडिशन पॉलीमर्स बना सकता है। वो मोनोमर होता है और एडिशन पॉलीमराइजेशन करके एक बड़ा मालिक्यूल बना सकता है। तो टेट्रा फ्लोरोईथीन एक मोनोमर है जिसके मालिक्यूल आपस में ऐड होते जाएंगे और एक बड़ा मालिक्यूल बनेगा जिसको हम टेफ्लॉन कहेंगे। विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय, ये तैयार कर लेते हैं। पॉलीमराइजेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होकर एक पॉलीमर बनता है टेफ्लॉन। ये जो टैंकियाँ होती हैं पानी की छतों के ऊपर ब्लू कलर की, वो टेफ्लॉन मटेरियल है। और इसी तरह पैकिंग जो आती है बाहर के मुल्क से या कहीं और से, केमिकल्स की ट्रांसपोर्ट होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो वो जो बड़ी बड़ी गोल गोल ड्रमियाँ होती हैं ब्लू कलर की, वो ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर ना एसिड या बेस किसी चीज़ का अटैक नहीं होता, बड़ा हार्ड मटेरियल है, धूप वगैरह का भी असर नहीं होता, ना सर्दी गर्मी का, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का। टेफ्लॉन इज़ इनर्ट वाइट सॉलिड, ये वैसे वाइट कलर का होता है लेकिन ब्लू कर देते हैं। स्टेबल, काफ़ी स्टेबल भी है, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो। ये डोमेस्टिक एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। एक घरों में नॉन स्टिक कोटिंग्स बनाने के लिए यूज़ होता है, किचन वेयर की सॉस पैन वगैरह या फ्राई पैन जिसके अंदर, तो उसके अंदर ये लगा देते हैं ताकि कोई चीज़ स्टिक ना करे उसके साथ खाना वगैरह। तो सी डबल बॉन्ड सी है, एक तरफ फ्लोरीन लगी हुई है, एक तरफ फ्लोरीन दो नहीं लगी हुई बल्कि एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन लगी हुई है। ये भी यूज़ होता है पॉलीमर बनाने में जिसका नाम है कैल एफ। टेफ्लॉन और कैल एफ जो हैं ये लेबॉरेटरी इक्विपमेंट बनाने में भी यूज़ होते हैं, सीलिंग टेप के तौर पे यूज़ होते हैं, वाशर्स के पार्ट्स इन गैस सिलेंडर वगैरह में, और रेगुलेटर के जो हैं कोटिंग फॉर स्टरर बार्स। तो लैब के अंदर स्टरर यूज़ होता है जो घूमता है, केमिकल के अंदर फेंक देते हैं और वो घूमता है ताकि रिएक्शन जल्दी हो, तो उसकी कोटिंग भी इसी की बनी होती है। तो ये सारे लैब के स्लीव्स और ग्लास जॉइंट्स, ग्लास को जोड़ने के लिए ये यूज़ होते हैं, जो स्लीव्स होते हैं यानी दरमियान में लगाते हैं। और इसी तरह कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ये बड़ा मशहूर सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है इसे कैसे बनाते हैं, CH4 के अंदर क्लोरीन ऐड कर देते हैं। ये आपने FSC में भी पढ़ा था और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन है वो हटा सकते हैं, क्लोरीन उसमें ऐड कर दें और सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें। कार्बन टेट्रा जो है वो बहुत ज़्यादा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लोरीनेशन करने में, लेकिन ये टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। तो ख़ास तौर पे सूरज की रोशनी में या हीट करने से, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड तोड़ के फ्री रेडिकल बनते हैं और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कैंसर की वजह भी बनते हैं। और इन्वायरमेंट में जब फ्री रेडिकल रिलीज़ होते हैं तो वो ख़तरनाक होते हैं, इसलिए कानून है कि इसको कम से कम इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे और UV लाइट की मौजूदगी में ये फ्री रेडिकल बनाते हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर की वजह बनते हैं। और उसके अलावा ये बाकी चीज़ों को भी डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। अब आ गया कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हो और 2 क्लोरीन लगी हो तो उसका नाम है कार्बोनाइल क्लोराइड। इसको फास्ट जीन भी कहते हैं, ठीक है, ये फास्ट जीन है। ये हाईली टॉक्सिक कलरलेस गैस है और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली होती है और इसको पहले जंग में यूज़ किया गया था दुश्मन के उनको यानी भगाने के लिए। उसके बाद अगले बाइनरी कंपाउंड जो हैं वो ऑक्साइड्स डिस्कस होंगे। अब ऑक्साइड्स में सबसे पहले कार्बन के ऑक्साइड्स ही हम डिस्कस करेंगे और कार्बन के 2 ऑक्साइड्स हैं, एक मोनोऑक्साइड है और एक डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक कलरलेस गैस है। कैसे बनती है, कार्बन को जब थोड़ी ऑक्सीजन देते हैं, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। इसको थोड़े पैमाने पे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेथानोइक एसिड की डिहाइड्रेशन करते हैं, मेथानोइक एसिड में से वाटर निकाल देते हैं तो बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने का एक और तरीका है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, गैस के अंदर कार्बन डाल दें तो कार्बन एक ऑक्सीजन ले लेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। तो ये देखें, ये पीछे जो पढ़ा था सेकंड मेथड के मेथानोइक एसिड के अंदर से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाए, वाटर निकल जाए, तो कार्बन हाई कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही डिहाइड्रेशन कर सकता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पानी में बिल्कुल हल नहीं होती,
नॉर्मल कंडीशंस में, और ना किसी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है। लेकिन हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बानाइड बना देती है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का दूसरा क्या रिएक्शन है, ये कंबाइन करती है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, सल्फ़र और सेलेनियम के साथ। नंबर थर्ड, इसकी ये बहुत टॉक्सिक गैस कहलाती है। यानी घरों में कहते हैं कि अगर ख़ास तौर पे ऊंचे इलाकों में चले जाएं, मरी वगैरह वाली साइड पे, तो कहते हैं हीटर गैस का ऑन नहीं करना, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। और वो कहते हैं ये बड़ी टॉक्सिक है। उसकी टॉक्सिसिटी की वजह क्या है, ये हमारे सांस के साथ जब अंदर जाए तो ये हीमोग्लोबिन से परमानेंटली अटैच हो जाती है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन लेके जाना, लेकिन चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ अटैच हो चुकी है और वो उससे छोड़ भी नहीं रही, तो ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलती, दिमाग को और फेफड़ों दिल को और बुक्ती हिस्सों को, तो फिर डेथ होने का चांस हो जाता है। इसलिए ये जहरीली गैस इसीलिए कहलाती है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और उसको रोकती है ऑक्सीजन को लेके जाने में। जब ऑक्सीजन जिस्म को नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली डेथ होने का चांस होता है। द हाई टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अराइजेज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कम्प्लेक्स। ये बड़ा मजबूत स्टेबल कम्प्लेक्स बना देती है खून के अंदर, जो रेड हीमोग्लोबिन है उसके साथ। हालांकि उसका काम था ऑक्सीजन लेके जाना, लेकिन ये उसके साथ अटैच हो गया अगर हम इनहेल कर लें इसको तो। विद द सब्सिक्वेंट इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। एक और क्या इस्तेमाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करें तो इसकी मंजिल उसको मिल जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो ये बेसिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर देखना है कितनी बनी, कितनी किसी जगह पर मौजूद है, किसी कमरे में या कहाँ, तो उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है। और साथ आयोडीन वगैरह जो होती है वो सोडियम इस रिएक्शन के दौरान बनती है, तो उसको हम सोडियम थाइसल्फेट के साथ टाइट्रेशन के ज़रिए मैयर कर लेते हैं। जितनी आयोडीन बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने के दौरान, ये रिएक्शन के दौरान, उसको सोडियम थाइसल्फेट के अगेंस्ट हम टाइट्रेट करके मैयर कर लेते हैं। उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रूम में या किसी सैंपल में कितनी है उसका अंदाज़ा हो सकता है। नंबर 5, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होकर कैसे ऑक्सीडेशन होती है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और चूँकि ये रेस्पिरेटर में ये यूज़ होती है रिएक्शन, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सांस के ज़रिए अंदर ना जाए, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको कहाँ यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटर्स में। रेस्पिरेटर के अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद होती हैं सॉलिड। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे खींचते हैं तो वो जो फिल्टर लगा होता है वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और हमें टॉक्सिसिटी से हम बच जाते हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे इस्तेमालात हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड एग्जांपल इज़ ड्राई आइस। हम उसको ड्राई आइस में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे बनती है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं 6 मेगा यानी प्रेशर देकर 6 पी, और फिर क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं ताकि वो सॉलिड फॉर्म में चले जाए, वो लिक्विड जो है, या फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसके ऊपर उसको करके उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करें ठंडा करके, तो इसे ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जब हाथ लगाते हैं तो लिक्विड में नहीं जाती, डायरेक्ट यानी गैस में चली जाती है, तो हाथ गीले नहीं होते, इसलिए इसको ड्राई आइस कहते हैं। रुई की तरह होती है। ड्राई आइस इज़ रेडिली सबलाइम्स, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस की शक्ल में जाती है, मेल्ट नहीं होती ड्राई आइस जो है। तो रेडली सबलाइम्स है, बट मे बी केप्ट इन इंसुलेटेड कंटेनर्स फॉर लेबॉरेटरी यूज़। इसे इस्तेमाल करना है तो इसे ऐसे कंटेनर में रखते हैं जो अच्छी तरह बंद होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं,
लो टेम्परेचर कंटेनर वगैरह में यूज़ करते हैं, लो टेम्परेचर बाथ में, यानी ऐसे डब्बे बने होते हैं जिनका टेम्परेचर हमने कम करना है, उसमें केमिकल्स या कुछ फूड आइटम्स को स्टोर करना है, तो उसके अंदर इसके पैकेट्स रखे होते हैं साइडों पर ना कार्बन मोनोऑक्साइड से, जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है उसका कंटेनर का या बाथ का, और उसमें चीज़ ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहती है, फ़िश वगैरह जैसा बाहर के कंट्रीज़ में भेजनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत इन्वायरमेंटल मेजर सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में पानी जो होता है नमी होती है उसके साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देती है, इसलिए ये एसिड का बहुत बड़ा सोर्स है इन्वायरमेंट में एसिडिटी बढ़ाने का। और इट्स लो सोल्युबिलिटी इन वाटर इज़ ऑफ इमेंस बायोकेमिकल एंड जियोकेमिकल सिग्निफिकेंस। पानी में ज़्यादा हल नहीं होती, इसलिए ये फ़ायदा है, जितनी थोड़ी सी हल होती है उससे कार्बोनिक एसिड बन जाता है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर ओनली वीक एसिडिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पानी में जब हल होते हैं, पानी एक गिलास पड़ा हुआ है टेबल पे, उसमें हवा से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो वो वीक सा एसिड बन जाता है, वो इतना ज़्यादा डेंजरस एसिड नहीं होता। और बारिश जो होती है उसमें भी पानी जो बारिश का बादलों का होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होकर रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड वीक सा बन जाता है। अल्लाह हाफिज़।